जब हम छत्तीसगढ़ के बस्तर की बात करते हैं तो बस्तर की गलियारों में आपने हमेशा यहाँ पर लंदन से हुए आए कई लोगों को देखा होगा जो लंदन से आते हैं, बस्तर की गलियारों में घूमते हैं, बस्तर पर ब्लॉग बनाते हैं, बस्तर पर डॉक्यूमेंट बनाते हैं और बस्तर की कहानी को लंदन तक पहुँचाते हैं, लंदन के लोगों को दिखाते हैं। पर आज आपको एक ऐसी लाडली से मिलाने वाला जो बस्तर की रहने वाली है और जिसने अपने मेहनत के दम पर अब लंदन के गलियारों में कदम रख लिया है और लंदन के गलियारों में वो घूमकर ब्लॉग बनाती है और बस्तर के लोगों को वो लंदन से परिचय करवा रही है। नमस्कार, मैं हूँ राजेश हालदार और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ बायोस्कोप। छत्तीसगढ़ बायोस्कोप में मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं ऐसे ही मोटिवेशनल कहानियों को आप तक पहुँचाऊँ जिससे आपको मोटिवेशन मिले और समाज को एक अच्छा संदेश जाए। तो आप मेरे छत्तीसगढ़ बायोस्कोप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। दरअसल छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले के बांदे क्षेत्र की जब भी बात आती है तो यहाँ पर नक्सली गतिविधियों का जो चित्र है वो हमारे जहन में आता है। यहाँ बांदे क्षेत्र में कई बार पुलिस वालों की हत्याएं हो चुकी है, बांदे बाजार में भी हत्याएं हो चुकी है और 2015 में यहाँ पर जो थाना प्रभारी अविनाश शर्मा जी की भी यहाँ पर नक्सलियों ने हत्या कर दी। इस तरीके से यहाँ पर लगातार गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई देती है, नक्सलियों के बूटों की थाप सुनाई देती है और अक्सर यहाँ पर मुठभेड़ों में यहाँ की जो धरती है वो लाल होती रहती है। पर इस लालगढ़ की एक लाडली अब अपने मेहनत के दम पर लंदन पहुंच चुकी है। वहाँ एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी कर रही है और लाखों रुपए जो सालाना पैकेज पर वो काम कर रही है। आइए आज आपको मिलाते हैं हम बांदे क्षेत्र के मौसमी मंडल जी से। मौसमी मंडल जी अपने मेहनत के बलबूते पर, अपने पढ़ाई के बलबूते पर आज लंदन पहुंच चुकी है और लंदन के एक प्रतिष्ठित कंपनी में अब जॉब भी कर रही है। तो बांदे क्षेत्र जो है वो नक्सली क्षेत्र से आता है और यहाँ पर बहुत छोटा क्षेत्र है, पढ़ाई लिखाई की उतनी सुविधाएं भी यहाँ नहीं है। उसके बावजूद भी आपने ये सफ़र कैसे तय किया, बताएंगे हमें? नमस्ते आप सभी को। तो मेरा नाम है मौसमी मंडल और मैं लास्ट 1 साल से लंदन में जॉब कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग में क्या होता था कि जब भी मेरे मम्मी पापा या रिलेटिव्स या फिर दोस्त लोग कॉल करते थे तो सब पूछते थे लंदन कैसा है, वहाँ पे सारे गलियाँ कैसी है। तो तब से मेरे माइंड में आया कि क्यों ना वीडियो बनाया जाए और सबको दिखाया जाए, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको जाने का मन तो करता है लेकिन या तो अपने परिवारों में वो भिड़े रहते हैं या फिर उनके पास पैसे नहीं होते। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं ब्लॉग बनाऊं और उनको मैं मेरे कैमरे के थ्रू उनको पूरा लंदन घुमाऊं। तो वहीं से मैंने स्टार्ट किया अपना चैनल। तो मैं इस वीडियो के एंड में अपने चैनल का लिंक दे दूंगी आपको, आप वहां से देख सकते हो। अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एक मैं बोलना चाहूँगी, आपने जो नक्सलाइट के बारे में बोला, तो एक्चुअली क्या होता था जब मैं छोटी थी और हम स्कूल जाया करते थे तो ऐसा होता था कि सडनली स्कूल बंद हो जाता था। तो हम पूछते थे कि टीचर से स्कूल क्यों बंद हुआ, तो वो बोलते थे कि रात को कुछ तो नक्सलाइट हमला हुआ और स्कूल की दीवार गिर जाती थी। तो मैं वैसे स्कूल से हूँ जहाँ पे आए दिन नक्सलाइट हमला होता था और स्कूल की दीवारें गिर जाती थी। तो यहाँ पर एक आपको बात होगा, याद होगा जब आप छोटी थी शायद तब यहाँ पर एक हमला भी हुआ था एकदम आपके थाने के जस्ट सामने पे। रात भर गोलियां भी चली थी। हाँ, मैं उसी हमले के बारे में बोल रही हूँ। तो हमारा स्कूल, मैं विद्यासागर विद्या निकेतन से पढ़ी हुई हूँ, तो वो स्कूल जस्ट थाने के बाजू में हुआ करता था। तो वहां पे गोलीबारी होती थी और वहां से फिर स्कूल का दीवार गिर जाता था और मम्मी पापा से पूछो कि क्या हुआ है, तो वो लोग बोलते थे कुछ नहीं, ज्यादा बारिश हुआ तो दीवार गिर गया। मतलब सच नहीं बोला जाता था। सच नहीं बोला जाता था हमें, ताकि आप डरे मत। हाँ, हम डरे ना। तो जब मैं बहुत बड़ी हुई तब जाके पता चला कि हाँ, यहाँ पे बहुत ज्यादा नक्सलाइट है। यहाँ पर नक्सलियों ने जिन स्कूलों की दीवारें गिराई, उन स्कूलों में पढ़कर मौसमी ने एक सपनों का दीवार खड़ा किया और उस दीवार के खड़ा करने के बाद उस पर लगातार मेहनत भी की और आज वो लंदन में जॉब कर रही है। तो आपका जो सफ़र है, चूंकि आप छोटे गांव से है तो यहाँ के लोगों के लिए लड़की को बाहर भेजना, पढ़ाई करवाना एक बहुत बड़ी बात है। एक तो आर्थिक परिस्थिति की बात आती है और दूसरा यहाँ पर जो है सामाजिक सोच की भी बात आती है, क्योंकि यहाँ पर ग्रामीण स्तर में हम अक्सर देखते हैं कि बेटियों को खासकर बाहर नहीं पढ़ाने भेजते हैं। तो आपके मम्मी पापा का क्या सपोर्ट रहा इस बीच में आपके लिए? ठीक है, तो फिर जैसे कि मेरा स्ट्रगल तो सबको पता है, क्योंकि ये विजिबल है कि एक छोटे से गांव से एक लड़की लंदन तक पहुंच गई, तो सबको दिख रहा है। लेकिन मैं अभी 2 लोगों के बारे में बताती हूँ जिनका मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल रहा है और जिनका मेरे से ज़्यादा, जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है।
जैसे कि मैं तो बस 10वीं सीढ़ी से 11वीं सीढ़ी में बस जंप की हूँ, पर उस 10वीं सीढ़ी तक मुझे मेरे मम्मी पापा ने पहुंचाया है। तो मैं स्टार्ट करती हूँ मेरी मम्मी से। तो मेरी मम्मी एक हाउस वाइफ ही थी, तो गांव का घर है जो आप देख रहे हो, यही मेरा घर था 20 साल पुराना। तो गांव के घर में बहुत ज़्यादा काम होता था, तो मेरी मम्मी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता था कि हमें बैठ के पढ़ाए, और इतने ज़्यादा पैसे भी नहीं होते थे कि ट्यूशन पढ़ने के लिए भेजे। तो मेरी मम्मी क्या करती थी कि जब वो खाना बनाती थी तब मेरे को लेके बैठती थी, और बचपन में मुझे ज़्यादा पढ़ाई लिखाई करने का मन नहीं होता मन नहीं था, होता था। मुझे बस खेलना कूदना होता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, जब वो खाना बनाती थी तो मेरे को बाजू में लेके बैठती थी, और मुझे अभी भी याद है कि मुझे 11 के बाद का टेबल याद नहीं होता था। 11 का टेबल तो बहुत ईजी है, तो 12 से मैं हमेशा टेबल याद ही नहीं होता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी, हमारा चूल्हे में खाना बनता था, तो मेरी मम्मी चूल्हे का जो डंडा होता था उससे मेरे को चट चट मारती थी। तो मैं अपने मम्मी के डर से डेली 1 घंटा एक्स्ट्रा पढ़ने बैठ जाती थी मेरी मम्मी के पास पढ़ने आने के पहले। तो वहीं से मुझे आदत मिली कि डेली तुम्हें कैसे पढ़ना है, एक पढ़ने की हैबिट कैसे होती है। तो मैंने अपने एजुकेशन में मैंने मास्टर्स तक पढ़ा है, मैंने मास्टर्स इन आईटी किया है, इंजीनियरिंग में। बट मुझे कभी उतना ऐसे कोई टफ नहीं लगा। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि आपने तो बहुत पढ़ाई कर लिया, शायद आपको बहुत तकलीफ हुई होगी। तो मैं बोलना चाहूंगी मुझे कभी उतनी तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि जो पढ़ने का एक आदत होता है वो मेरी मम्मी ने मुझे बचपन से ही तो बना आप दिया था। इनका मौसमी जी की जो कहानी है इससे एक बात जरूर साबित होती है कि पहले की जो मम्मियाँ थी वो चूल्हे पे खाना बनाती थी, हाँ, और उस चूल्हे के डंडे से डंडे से, मतलब चूल्हे में जो लकड़ी का यूज सीधा किया मार जाता था देती उससे थी। मारती थी। तो इसका एक बहुत बड़ा योगदान रहा। पर अभी की जो माँ है वो गैस में खाना बनाती है, हाँ। डंडा कहाँ से आएगा? इसलिए पढ़ाई का स्तर भी लगता है मेरे को थोड़ा पीछे जा रहा है। तो जरूर मम्मियों को भी अब जो है वो चूल्हे में खाना बनाना चाहिए, और उसी डंडे से बच्चों की पिटाई भी हाँ, करनी और चाहिए। एक बात और, मुझे ऐसा जी। लगता था, मैं बीच में मैं अपनी मम्मी को हिटलर बोलती थी। जी, जी। बट आज मुझे समझ आता है कि वो क्यों करते डंडा हैं? मैं अगर नहीं खाती तो आज मैं यहाँ पे नहीं, नहीं अक्सर बच्चे पहुंचती। ना जब ऐसे स्थिति में आते हैं, जब गुरुजन उनको, कोई टीचर उनको कोई बड़ी थोड़ा सा पीट देते हैं, या हाँ, माँ बाप थोड़ा सा कड़वी बात बोल देते हैं या पीट देते हैं, तो बच्चे उसको नेगेटिविटी में लेते हैं। हाँ, लेकिन जो बच्चे इस चीजों को संभाल जाते हैं, इस चीजों को हाँ, समझ जाते हैं, बाद में जब सक्सेस होते हैं तब उनको समझ में आती समझ है में आता है। कि हमारे टीचर हमको क्यों मारा करते थे, तो मम्मियाँ क्यों डांटा करती थी, पापा क्यों डांटा तो करते मैं थे। उन सारे बच्चों को एक चीज बोलना चाहूंगी कि अगर आपको बुरा लग रहा है कि मम्मी मार रही है, पापा मार रहे हैं, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रो लो। बट उसके बाद मम्मी जो बोल रही है वो बातें सुनो, पापा जो बोल रहे हैं वो बातें सुनो, क्योंकि हर किसी के मम्मी पापा उनके भले के लिए ही बोलते हैं। तो कभी इग्नोर मत करो मम्मी पापा की बातें, क्योंकि रिलेटिव्स पराये हो सकते हैं, दोस्त पराये हो सकते हैं, बट ये जो मम्मी पापा होते हैं वो हमेशा अपने होते हैं। तो आप यहाँ से आप 12 तक की पढ़ाई की, और आपने हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, और उसके बाद आप जब बाहर गए तो आपने किस चीज में पढ़ाई की कॉलेज में? ओके, तो मैं 20 साल पहले से स्टार्ट करती हूँ। तो मैं जिस स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैं केजी से जहाँ से पढ़ी थी, एक्चुअली उसकी भी कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी है। मैं जहाँ से हूँ, ये है इंडिया का एक स्टेट छत्तीसगढ़, उसका एक डिस्ट्रिक्ट कांकेर, और कांकेर में एक छोटा सा जगह बांदे, बांदे। जो आपको गूगल मैप में भी नहीं मिलेगा, बट गूगलिंग करोगे हाँ छोटा सा मिलेगा कि बांदे पखांजूर एक एरिया है। तो जब मैं 3 साढ़े 3 साल की थी तो इस बांदे में एक नया स्कूल खुला था, विद्यासागर विद्या निकेतन। अब स्कूल तो खुल गया बट उनके पास बच्चे नहीं थे, तो वो कुछ टीचर्स हर किसी के घर में जाते थे और 3 4 5 साल के बच्चों को उठा के स्कूल में एडमिशन दे देते थे। तो मैं उस स्कूल की फर्स्ट बैच हूँ। तो वो हिंदी मीडियम स्कूल था, क्योंकि वहाँ यहाँ पे इंग्लिश मीडियम स्कूल भी नहीं था, और साथ में इतने पैसे भी नहीं थे कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा इंग्लिश सके। मीडियम अक्सर हम देखते हैं कि महंगे बहुत होते हैं, महंगी होती है, और यहाँ के लोगों के लिए वो हाँ, एफर्ट कर पाना हाँ, बहुत बहुत ज्यादा होता है। महंगा होता है। तो उसके बाद मेरा 10th तक मैंने उसी स्कूल में पढ़ाई किया, हिंदी मीडियम ही था। उसके तो आपके बाद रैंक क्या था 10th के दौरान? आपके रैंक क्या ओके, था क्लास तो 3 तक मैं पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। क्लास 3 तक मेरी मम्मी से मुझे बहुत पिटाई पड़ती थी। मुझे अभी भी याद है, हमारे स्कूल में बांग्ला पढ़ाई नहीं होती थी, तो एक टीचर आती थी, तो वो पढ़ाने के लिए बैठती थी, और मैं क्या करती थी कि डेली कुछ तो वो पूछती थी, तो मुझे आता नहीं था, तो मैं रो देती थी। और तब तक रोती थी वो जब तक जाती नहीं थी। तो मैं बहुत ज्यादा मग मारती थी। तो मेरी मम्मी के पीठ खा खा के, पिटाई खा खा के मैं ठीक होगी। तो 5th में मेरे शायद कुछ 81% आया था। तो 5th से मेरी मम्मी के अकॉर्डिंग कि मैं लाइन में आ गई। तो उसके बाद 6 7 8 मैं अच्छी थी, मुझे तब तक आपकी मम्मी की जो पिटाई है वो काम आ गया था। तो उसके बाद मैं हमेशा क्लास में फर्स्ट या सेकेंड ही आती थी,
और 8th में एक स्टोरी और बोलना चाहूँगी। मेरे जो टीचर्स थे वो सारे बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो मैं थोड़ी शांत सी थी। अभी बात सुन के लग रहा होगा मैं बहुत ज़्यादा बात कर रही हूँ, बट मैं बिल्कुल बात नहीं करती थी। तो एकदम शांत सी, चुप सी, कोने में बैठने वाली लड़की, तो टीचर्स की फेवरेट थी, क्योंकि शांत बच्चे टीचर्स के फेवरेट होते हैं। तो 8th में मुझे याद है कि टॉप 10 में मेरा रैंक नहीं आया था, तो मुझे बहुत बुरा लगा था और मैं रोई भी थी। तो मेरे एक टीचर थे अरुण कुमार दास, उन्होंने खुद से एक पेन खरीदा और उन्होंने मुझे दिया कि कोई बात नहीं बेटा, तेरा टॉप 10 में रैंक नहीं आया तो क्या हुआ, तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तेरा जितना भी परसेंटेज आया है। तो शायद 84-85% आया था, तो उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था, मुझे बहुत खुशी फील हुई थी। तो ऐसे मुझे मेरे लाइफ में बहुत सारे सपोर्टिव टीचर मिले हैं। एक गुरु का हम अक्सर देखते हैं, एक बच्चों का जो भविष्य बनता है उसमें गुरु का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और गुरुओं को हमेशा बच्चों को पॉजिटिविटी सिखाना चाहिए, सकारात्मकता सिखानी चाहिए। हाँ, और गुरु करते भी है, और हैं। एक अच्छा गुरु मिले तो वो शिष्य दुनिया जीत सकता है। हाँ, और मेरे लाइफ में ऐसे एक नहीं बहुत सारे टीचर्स मिले ऐसे गुरु। तो मैं एक और नाम लेना चाहूँगी जो मेरे फर्स्ट गुरु थे, उनका नाम है स्वर्गीय श्री नोनीनाथ। वो मेरे फर्स्ट गुरु थे। जब मैं स्कूल जाती थी, केजी में पढ़ती थी और रोते रहती थी, क्योंकि किसी को पसंद नहीं होता छोटे बच्चों को स्कूल भेजना, तो वो पकड़ के घुमाते थे। तो ऐसा नहीं है कि बस पढ़ाई करवाते थे, साथ में उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई है। तो उसके बाद 10 तक तो मैंने इसी स्कूल में पढ़ा। 10 के बाद हमारे यहाँ पे बांदे में कोई स्कूल नहीं है, 10 के बाद प्राइवेट स्कूल, बस एक गवर्नमेंट एक ही स्कूल है। तो हमें इस जगह से थोड़ा सा ही दूर, कितना किलोमीटर है, 19 किलोमीटर पखांजूर। 19 किलोमीटर। तो वहाँ के शिशु मंदिर में पढ़ी हूँ। तो वहाँ पे मैंने 2 साल पढ़ाई की। तो वहाँ पे जाके मुझे एक और गुरु मिले, उनका नाम है द्विवेदी सर। तो वो बहुत ज्यादा हेल्प करते थे। तो वो हेल्प मतलब क्या, वो भी वैसे डांटने वाले गुरु थे। तो सुबह 5 बजे उठा देते थे कि 5 बजे ट्यूशन हमारा स्टार्ट होता था सुबह के 6 बजे, बट वो सर हमें सुबह के 5 बजे बुलाते थे। कोई बात नहीं, सोने की जरूरत नहीं है, 5 बजे एक्स्ट्रा पढ़ाते थे मुझे। तो वहां पे जाके उन्होंने भी वहां पे एक्स्ट्रा सपोर्ट किया, तो वहां पे थोड़ा सा स्ट्रगल था। आपने कभी इन गुरुओं की शिकायत अपने घर से की कि हमको 5 बजे उठा देते हैं? क्योंकि अक्सर अब हम देखते हैं कि आज का जो जनरेशन है वो अगर गुरु थोड़ा सा डांट दे तो माँ बाप को शिकायत कर देते हैं, गुरु थोड़ा सा मार दे, फटकार दे तो बात थाने तक भी पहुंच जाती है, प्रशासन तक भी पहुंच जाती है। कई सारे गुरु जो है, वो शिक्षक जो है वो सस्पेंड भी हो जाते हैं। तो अब शायद वो शिक्षकों के और शिष्यों के बीच में वो जो संबंध है वो अभी नहीं दिखता, नहीं है। पर आपके समय में वो चीजें बहुत ज्यादा था। उसको पॉजिटिव तरीके से लिया था। मुझे याद नहीं है कि कभी भी मैंने शिकायत करी होगी, क्योंकि ऐसा लगता था कि वो अच्छे के लिए ही कर रहे हैं। नहीं, तो वो गुरु का जो शिकायत नहीं करता, जिंदगी आगे जाके उससे शिकायत नहीं करती। पता नहीं क्या होता था, बट शिकायत नहीं करते थे। ऐसा लगता था कि उन्होंने बोला है तो बस मानना है, बस मानना है। हाँ, तो वो 5 बजे से लेके उनका ट्यूशन होता था। उसके बाद 11th 12th ऐसे ही निकल गया। तो वो थे साथ में, तो अच्छे परसेंटेज से निकल भी गया। कुछ वहां पे भी कुछ 85 या 86 परसेंटेज आया था मेरा, तो अच्छे से याद नहीं है मुझे, अराउंड वही होगा। उसके बाद अब तो हिंदी मीडियम वाला किस्सा खत्म हो गया था। उसके बाद अब था कि तुम्हें क्या करना है, तो मुझे हमेशा से इंजीनियरिंग करना था, क्योंकि मेरी दीदी इंजीनियरिंग कर रही थी, तो मुझे हमेशा उसको फॉलो करना होता था। तो अब इंजीनियरिंग करना है, बट 12 के बाद मैंने कोचिंग करी। बट तब क्या होता है, वो फेज ही ऐसा होता है कि माइंड इधर उधर भटकता है, और मैंने पढ़ाई नहीं की, मेरा माइंड इधर उधर भटक गया और मेरे को अच्छे रैंक्स नहीं आए। तो जब अच्छा रैंक नहीं आया तो मेरा इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं हुआ। तो मम्मी पापा ने क्या किया, ऐसे भी आपको पता होगा यहाँ पे शिक्षा कर्मी का बहुत डिमांड है, बहुत डिमांड है। हाँ, तो मेरी मम्मी को ऐसा था कि ये बात सुनती है, इसको फिर से डांट पीट के शिक्षा कर्मी में डाल देंगे। तो मेरी मम्मी अपनी मर्जी से मेरे को बीएससी में एडमिशन दे दी। अब मेरा मन नहीं लगता था वहां पे, तो मैं बहुत बंक करती थी बीएससी में और डेली रोती थी, और मम्मी को बोलती थी कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, आप क्या किए हो, कहाँ पे मेरे को एडमिशन करवा दिए। तो लकीली मैंने एक और एग्जाम दिया था, AIEEE। उस टाइम 2 एग्जाम होता था, एक स्टेट लेवल में होता था, हाँ, एक पीईटी होता था, वो स्टेट लेवल पे होता था, स्टेट लेवल पे, और एक जो ऑल इंडिया लेवल पे होता था, हाँ, वो होता था AIEEE होता था। तो मेरा उसमें रैंक बहुत अच्छा आया था, तो उसके थ्रू जो स्टेट का कॉलेज होता था वो मुझे मिल गया था। और वो भी सबसे ऐसा भी नहीं कि सबसे टॉप ब्रांच, उस टाइम में ऐसा होता था जो टॉप बच्चे होते थे वो मैकेनिकल में जाएंगे या तो इलेक्ट्रिकल में जाएंगे, और बचे कुछ IT और CS लेते थे, क्योंकि उस टाइम IT CS का मार्केट अच्छा नहीं था।
तो मेरा ऐसा था कि रैंक बुरा आया, इसलिए मैं आईटी में गई। बट आज मुझे समझ आता है कि जो होता है अच्छे के लिए अच्छे के होता लिए है, होता है। क्योंकि ना मैं आईटी में जाती ना मैं यहाँ पे पहुंचती, पहुंचते। क्योंकि आज मैं आईटी कंपनी में हूँ। हाँ। और उसके बाद अच्छा हाँ, मैं एक चीज बोलना भूल गई, जब मैं कॉलेज में गई तो पूरा इंग्लिश मीडियम में था। हाँ। तो मुझे समझने में प्रॉब्लम होती थी, मुझे नहीं समझ आती थी कुछ भी कि इंग्लिश में क्या चल रहा है। तो शुरू फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे 2 बैक आए थे 2 सब्जेक्ट में। तो जब बैक आया तो ऐसा लगा जैसे कि दुनिया तो खत्म ही हो गई, क्योंकि खत्म ही हो इसके गई। पहले तक तो 85-86% मैं लाई थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को सबने समझाया कि ऐसा कुछ नहीं है, वहाँ पे भी टीचर्स अच्छे थे, फैमिली अच्छी थी, सबने बोला कोई बात नहीं, बैक आया तो क्या हुआ। तो फिर पढ़ाई किया मैंने, तो सेकंड सेमेस्टर में मैंने अपने ब्रांच में टॉप किया था। तो कुछ देखिए, एक 78% फेल्यूर आया था। आगे जाके अगर गुरुओं का सपोर्ट मिले, हाँ। परिवार का सपोर्ट मिले, वो किस तरीके से अपने आप को डेवलप कर सकते हैं, और एक फेल्यूर भी आगे जाके टॉपर बन सकता है। ये मौसमी जी की कहानी से आप सीख सकते हैं। और जहाँ चाह होती है वही राह होती है। अगर इनका चाह था कि वो इंजीनियरिंग क्षेत्र में जाए, तो उन्होंने, भले उनका पहले साल जो है वो छूट गया था, लेकिन AIEEE ने उनको बचा लिया, क्योंकि वो राह निकल गया, क्योंकि आपकी चाह कुछ थी। महीने थे वो, अच्छा, कुछ महीने थे। एक और बड़ा फेलियर मैंने देखा है, तो उसके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी। तो इंजीनियरिंग तो कंप्लीट हो गया, बट उसके बाद जॉब लगना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ के कॉलेज से पढ़ी हुई हूँ, CIT राजनांदगांव। तो वहाँ पे कैंपस सिलेक्शन हार्डली कोई कॉलेज आती थी, और आती थी 2-3 लाख का पैकेज देती थी, तो वहाँ पे नहीं जाना था। तो मुझे करना था, मास्टर्स करना था। तो मैंने गेट की कोचिंग ली। तो कोचिंग लेने के बाद, उसके बाद मैंने जब एग्ज़ाम दिया तो मेरे ओनली 17 मार्क्स आए थे। तो उसके बाद 17 मार्क्स में क्वालिफाई होता है 28 मार्क्स, और अच्छे कॉलेज के लिए 40-50 अराउंड चाहिए होता था। तो उस टाइम तो ऐसा हो गया कि लाइफ पूरी खत्म है, कुछ नहीं हो सकता, पूरा अंधेरा छा गया होगा आपके। हाँ, पूरा बोरिया बिस्तर लेके घर आ गई, घर में बैठी हुई थी। शायद मैंने 1 हफ्ता खाना नहीं खाया, बस रोते रहती थी। मेरे घर वाले कभी कुछ नहीं बोले, बट मेरे को लगता था जिंदगी पूरी खत्म हो गई। उसके बाद भी मुझे मेरा फैमिली सपोर्ट मिला, तब मैं 22 प्लस रही होंगी। तो मेरे मम्मी पापा चाहते तो मुझे शादी करवा सकते थे। जो अनुमान यहाँ होता है, हाँ, क्योंकि यहाँ 18 साल के ऊपर जब भी हो जाता है, हम देखते तो हैं लड़की शादी करवा देते हैं, तो लड़की की शादी करवा देते हैं। तो लड़की की शादी अगर नहीं हो रही है तो बाजी वालों को परेशानी होती है, लड़के की उम्र हो जा रही है, क्यों शादी नहीं हो रहा है। ये चीज हम यहाँ देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में। और यहाँ 18 साल हो गए तो बहुत बड़ी बात है, शादी करवा देते हैं। तो यहाँ के डेफिनेशन के हिसाब से लड़की थोड़ी सी गोरी है तो सुंदर है, चलो ठीक है, शादी करवा दो, हाँ, इंजीनियरिंग मत पढ़ाओ, शादी करवा दो। बट मेरे मम्मी पापा ने नहीं सुना, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तू 1 साल और प्रिपरेशन कर। तो मैंने 1 साल और मेहनत करी। तो वो थोड़ा बुरा फेज था, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पापा को एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया। ये जो स्पाइनल कॉर्ड होता है उसके नीचे, ये यहाँ पे कुछ 11-12 कप्स होते हैं, तो नीचे का पूरा 5 कप खराब हो गया था। तो हमारा जो शॉप है वो पूरा ठप हो गया, कुछ चलता नहीं था। तो मम्मी और मैं दुकान में ही बैठे रहते थे, और मेरी दीदी मेरे पापा को लेके कोलकाता ट्रीटमेंट में चले गए। तो वही दुकान में बैठ के पढ़ाई किया, वहीं पे बैठ के मैं टेस्ट देती थी, घर पे वाईफाई लगा दिया था। और फिर वो 1 साल थोड़ा टफ था, पर ठीक है, फैमिली का सपोर्ट मिला, तो मेरे को बहुत अच्छा रैंक आया। और उस रैंक के बाद मुझे मिला IIIT इलाहाबाद, और उसी कॉलेज से मेरा प्लेसमेंट हुआ, और मैं एक बहुत अच्छे कंपनी में पुणे में जॉब कर रही थी। तो यहाँ पे मुझे भी सीख मिली। तब मुझे लगता था कि सब खत्म हो गया, बट वहां से मैंने सीखा कि कभी हार मत मानो, और कभी कुछ चीजें जो है वो खत्म नहीं होती, कभी खत्म नहीं होती, बस मेहनत करते रहना, बस मेहनत करो, तो जो आपको चाहिए ना वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक मैं बुक पढ़ती हूँ बहुत पहले से, द सीक्रेट करके। तो उस बुक में एक चीज बोला गया है जो मैं बहुत पहले से मानती हूँ, कि हमारे अंदर एक बहुत बड़ा एनर्जी होता है। हम जिस चीज के बारे में सोचते हैं वो हमें मिलेगा ही मिलेगा। अगर हम नेगेटिविटी सोचते हैं तो हमारे लाइफ में नेगेटिविटी आएगी, बट अगर आप पॉजिटिव चीजें सोचो और उसके बारे में करते रहो तो वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। मतलब वो जो मूवी का डायलॉग नहीं है, किसी चीज को हाँ, पूरी कायनात, तो कहीं ना कहीं वो लाइन सच है। भले वो फिल्म का डायलॉग है, पर रियल लाइफ में भी अप्लाई करोगे तो वो सच होता है। नहीं, अब उसके बाद जो लंदन का सफर रहा आपका, क्योंकि एक लड़की के लिए इतने छोटे जगह से, पहली बात है कि रायपुर तक जाना, फिर रायपुर से पुणे तक जाना, और फिर पुणे से वो उड़ान भरना और लंदन तक का सफर जो तय करना। एक लड़की को यहाँ से रायपुर भेजने में लोग कतराते हैं, हाँ। शहरों में भेजने में कतराते हैं, तो आपको लंदन तक का सफर जो रहा वो कैसे शुरू हुआ, और क्या घर वाले आपके साथ पहली बार गए थे या फिर आप अकेले ही गए थे लंदन? नहीं, मैं अकेले ही गई थी, क्योंकि लंदन जाने के लिए आपको वीजा चाहिए होगा।
तो अगर किसी को लेके मतलब मैंने सोचा भी नहीं कि किसी को क्यों लेके जाना है। हाँ, हाँ। जब मैंने सफर अकेले स्टार्ट किया है तो तो इसको उसको आगे आगे की हाँ, आप ही को तो कृष्ण जी ने देखना बोला जी, है जी। ना, अकेले ही आना है और अकेले ही अकेले इस दुनिया जाना। से जाना है। तो मैंने सोचा भी नहीं, तो अकेले ही गई। तो सबसे ज्यादा मुझे परेशानी हुई अपने फैमिली को मनाने के लिए, और फैमिली को भी इसलिए क्योंकि उनके ऊपर समाज का प्रेशर था। तो जब मेरी जॉब लगी तो मैंने डर से अपनी मम्मी को नहीं बोला, क्योंकि वो डायरेक्टली मना कर देगी कि कोई जरूरत नहीं है जाने की, तुम्हारा पुणे में जॉब है, अच्छा खासा जितना अर्न कर रहे हो बहुत अच्छा है। तो पहले मैंने अपने पापा को बोला तो मेरे पापा माने, उसके बाद पापा ने मम्मी को समझाया। तो उसके बाद मेरी मम्मी, मुझे ज्यादा स्ट्रगल नहीं हुआ, मेरे मम्मी पापा को ज्यादा हुआ। तो कई सारे रिलेटिव्स और आसपास के लोग मेरी मम्मी को ऐसा बोले, पापा को ऐसा बोले कि इतना दूर बेटी को भेज के क्या करोगे, आप यहीं पे रहो और रखो और उनकी अभी शादी कराओ, क्योंकि 25+ तो वो हो चुकी है। तो उनकी चुपचाप शादी करा दो, इतना दूर भेजोगे। तो कुल मिला के शादी पे ही आके टिकते हैं, हर चीज रिश्तेदार और आसपास के लोग। शादी पे आके। तो मम्मी को समझाया, पापा को समझाया, तो वो लोग मान गए। तो फिर बाकी जो प्रोसेस होता है वहां पे जाने का वो किया, और फिर मैं अकेली ही निकल गई अपने सफर में। तो अभी वहां पर जब आप पहुंचे तो किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा था वहां जाके, और वहाँ के लोग कैसे होते हैं, लोग जो होते हैं वहाँ का माहौल कैसा है, थोड़ा सा इस बारे में भी आप बताएंगे। हाँ, शुरू में मेरे को थोड़ी दिक्कत हुई, क्योंकि पहले तो आपकी बॉडी को ही एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ से लंदन जो यूके है वो 4.5 घंटे का डिफरेंस है, और डे लाइट सेविंग के टाइम पे 5.5 घंटे का। तो सबसे पहले जाओ वो, और फिर वेदर का बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ये क्या है, बहुत गर्मी वाला क्षेत्र है, वो बहुत ठंडी का क्षेत्र है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, जो हम बुक्स में पढ़ते हैं बचपन में कि ब्रिटिश बहुत बुरे होते हैं देश पे, ऐसा जो भी है, तो वो सारी स्टोरी अभी डिफरेंट है, वो हिस्ट्री अलग थी। तो और अभी की जो हिस्ट्री है वो अलग है। वो अलग है। तो यहाँ पे वो पहले जैसे लोग नहीं है। तो मैं कुछ पॉइंट्स यहाँ पे बोलना चाहूंगी। तो उस बोलने के पहले मैं एक लाइन पहले आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि मैं अभी भी इंडियन हूँ और इंडिया को सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। तो जो भी मैं बोल रही हूँ इससे ये मत सोचना कि मैं इंडिया की बुराई कर रही हूँ, बट कुछ चीजें वहां पे अच्छी है जो मैं बोलना चाहूंगी। नहीं, बोलना भी चाहिए, दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए, और देश के लोगों को शायद उससे कुछ सीखनी भी चाहिए। हाँ, तो पहली चीज ये है कि वहां पे लोग डिफ्रेंशिएट नहीं करते किसी को। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि मैं बचपन से देखी हूँ, मम्मी पापा बचपन से बोलते हैं कि जो डॉक्टर इंजीनियर्स होते हैं बहुत अच्छे हैं, और जो अगर ऑटो चला रहा है, चाय बेच रहा है, तो तुमको बड़े होके बोनी बनना है, क्योंकि बहुत छोटे लोग होते हैं। हर कोई यही सिखाता है। टीचर्स भी कुछ बनना है तो बहुत बड़ा कुछ बनना है। तो वहाँ पे ये डिफ्रेंसिएशन नहीं किया जाता है, वहाँ पे सारे लोग इक्वल होते हैं, सारे कामों को सम्मान दिया जाता है। सारे कामों को इक्वल माना जाता है। जो एक मैं जितना अर्न कर रही हूँ उतना एक बस ड्राइवर अर्न करता है, और उतना जो घर में मेड जो काम करने आती है वो ऑडी में आती है, मर्सिडीज में आती है। अरे बाप रे। क्योंकि वहाँ पे सारे लोग इक्वल है, कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है। तो वहाँ पे जो मेड काम कर रही है वो भी तो मेहनत कर रही है ना, भले दिमाग का नहीं कर रही है, बट झाड़ू पोछा उसको भी तो अपने शरीर से मेहनत लग रहा है। तो सबको इक्वल माना जाता है। तो ये चीज मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वहाँ के जो बच्चे बड़े होते हैं तो वो किसी को छोटा बड़ा नहीं मानते। और सेकेंड एक चीज, वहां पे बेटे और बेटी में डिफरेंस नहीं माना जाता है। यहाँ पे क्या होता है कि अगर बेटा नहीं हुआ तो मन्नत से बेटे को जन्म करवाया जाता है। मन्नत बहुत बड़ी बात आपने कही। और अगर बेटी हो जाती है तो अगर फैमिली वाले खुश भी है तो आसपास वाले क्या बोलते हैं कि अरे भाई साहब टेंशन मत लो, एक बार और ट्राई करो, बेटा हो जाएगा। तो इस बार आपकी किस्मत खराब है। तो वहां पे ये चीजें बिल्कुल नहीं माना जाता है। देखिए आप दुर्भाग्य, देखिए मैं इसको दुर्भाग्य बोलूंगा, क्योंकि भारत में देवियों की पूजा होती है, और जितनी देवियों की यहाँ पर पूजा होती है उतनी शायद लंदन में भी नहीं होती है। यहाँ पर माँ दुर्गा को पूजा जाता है, माँ काली को पूजा जाता है, वहाँ के लोग भी यहाँ के भगवान पूजा करते हैं। वहाँ के लोग इस्कॉन को बहुत ज्यादा मानते हैं। तो सोचती है यहाँ पर जब देवियों की पूजा होती है जो नारी रूप में है, लेकिन जब एक बेटी पैदा होती है तब उसी बेटी के पैदा होने पर माथा पटका जाता है, माथा पीटा जाता है, भी नहीं जाता, और उनको पढ़ाया भी नहीं जाता, और बस उनको शादी करवा दिया जाता है। बेटी बढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ, ये जो स्लोगन जो सरकार ने दिया है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का, इसको जरूर यहाँ के लोगों को मानना चाहिए, अमल में लाना चाहिए। सरकार चाह रही है कि बेटियों को भी आगे बढ़ाया जाए, और सरकार इनके लिए बहुत सारी योजनाएं भी ला रही है, पर समाज को इनके तरफ अभी भी ध्यान देने की जरूरत है। जरूरत है। जैसे लंदन में समझा जाता है। और देखिए लंदन का
कल्चर आप देखिए कि वहाँ किसी को छोटा या बड़ा नहीं समझाता। यहाँ पर अक्सर होता ये है कि हम्म। कोई अमीर आदमी कोई चाय बेचने वाले को हाँ। बहुत छोटा समझता है और उसके साथ अच्छे से तो बिहेवियर भी behavior नहीं करता। हाँ। उनको वो घर आए तो पूछते भी नहीं है कि एक गिलास पानी पानी पियोगे कि पियोगे। नहीं। लेकिन वहाँ ऐसा नहीं होता। नहीं नहीं, सब इक्वल है, सब के सब। तो इस चीज के लिए मैं बिल्कुल भारत देश की तरफ से, यहाँ के लोगों की तरफ से नमस्ते लंदन कहूँगा, आपको नमस्ते कहूँगा कि आपके समाज में इस तरीके की अभी भी जो भावना है वो है। तो मौसमी जी, इसके बाद का जो सफ़र है, आप अभी लंदन से अभी घर आई है, तो आपको क्या लगता है कि यहाँ के लोगों को बेटियों को पढ़ाने की दिशा में कैसे कदम उठाना चाहिए अभी? तो मैं यहाँ पे आप सबको ये बोलना चाहूंगी कि जो आपके बेटियां हैं उनको बस बेटियां मत मानो। जो आपके बेटे के लिए सपने हैं वो अपनी बेटियों से भी उतनी ही उम्मीद करो। अपने बेटे और बेटी को इक्वल मानो। मेरे मम्मी पापा ने मेरे बेटे और बेटी को इक्वल माना है। आपको मेरा कितनी एक बहन भाई, है? आप कितनी हम बहन? 4 बहन और एक भाई एक है। भाई है। तो मेरे भाई के ऊपर अगर रिस्ट्रिक्शन है कि अगर हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि 10 बजे के बाद अब घर 10 बजे के पहले घर घुसना है, तो मेरे भाई के लिए भी सेम रिस्ट्रिक्शन है। तो सारे लोगों को इक्वल माना और मेरे मम्मी पापा ने सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी दी। इसी कारण से आज मैं वहां पे हूँ। अगर मेरे को रोका टोका जाता, मेरे को अपने सपने पूरे करने नहीं दिए जाते, तो आज मैं वहां पे नहीं होती। बहुत परिवार का जो है आपको हाँ भरपूर हाँ। सपोर्ट मिला। तो मैं यहाँ पे मेरे पापा के बारे में कुछ बोलना चाहूंगी। तो जब मैं छोटी थी तो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था एक छोटे से साइकिल दुकान से। तो सुबह के 6 बजे से वो साइकिल दुकान खोल लेते थे और रात के 11 बजे तक वो दुकान में बैठते थे। बट मैंने ना कभी उनको थकते नहीं देखा। वो कभी नहीं बोलते थे मैं थक गया हूँ। कभी बिक्री होती थी, कभी नहीं होती थी। तो मैंने वहां से, आज भी जब भी निराशा होती है ना कि हमेशा अच्छा दिन नहीं जाता है, कभी अच्छा जाता है, कभी बुरा जाता है, ऑफिस में भी कभी कुछ काम होता नहीं है, तो मैं अपने पापा को याद करती हूँ कि उन्होंने तो कभी थका ही नहीं, तो मैं क्यों थकूं। तो वहां से मेरे को इंस्पिरेशन वाकई एक पिता जो होता है वो अपने बच्चों की जिम्मेदारी जब अपने सर पे ले लेते हैं, जब बच्चों की जिम्मेदारी उन पर आती है, तो वो पिता थक नहीं सकता, टूट नहीं सकता, हार नहीं सकता, समाज के हर बुराई से लड़ता है, अपने दिन रात मेहनत करता है, अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य देता है। वही आपके पिता ने भी किया है यहाँ पर। तो मौसमी जी, अभी आप वहाँ जाके ब्लॉगिंग शुरू की है, आपका एक यूट्यूब चैनल भी है, हमने देखा है। उस यूट्यूब चैनल का नाम आप बताएंगे? मेरे उस यूट्यूब चैनल का नाम है अब्रॉड स्टोरी। तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देना, आप वहां से देख सकते हो। तो अगर आपको अब्रॉड में जॉब करना है या फिर घूमने जाना है, तो बहुत सारे लोगों को ये क्वेश्चन होता है कि वहां पे जॉब कैसे कर सकते हो। टैलेंट सब में है, बस लोगों को पता नहीं होता है कि वो जाना कैसे है। तो थोड़ा सा रास्ता पता हो तो सब जा सकते हैं, कुछ भी ऐसा टफ कुछ नहीं है। तो मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखा है, तो आप वहां से देख सकते हो। मौसमी जी, आपने पहले हिंदी मीडियम में पढ़ाई की, उसके बाद इंग्लिश मीडियम में जब पढ़ाई करना हुआ, जब इंग्लिश में सब सारी चीज़ पढ़ाई करना हुआ, तब आपको बहुत सारी दिक्कत हुई और आप वहाँ जाकर फटाटेदार इंग्लिश बोलती है। तो आपको कैसा महसूस होता है? एक्चुअली ऐसे मैंने कभी सोचा ही नहीं कि इंग्लिश इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने हिंदी को बहुत इम्पोर्टेंस दी है पहले से। तो आप आज भी अगर मेरा ब्लॉगिंग देखोगे तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज चूज नहीं किया, आपने मैंने हिंदी चूज किया है। बहुत बड़ी बात है, क्योंकि यहाँ पर हम जब देखते हैं कि कोई भी अपना ब्लॉग बनाता है तो वो इंग्लिश में ज़्यादा प्रेफर करता है, क्योंकि इससे उनको लगता है कि समाज पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं है, पर भाषा जो है उससे मौसमी जी का प्रेम आप देखिए, भले वो आज लंदन में रहती है, लेकिन उनका देश के प्रति जो प्रेम है, देश के भाषा के प्रति जो प्रेम है, उनसे सीख लेनी चाहिए आपको कि पढ़ाई के लिए सिर्फ इंग्लिश जरूरी है, पढ़ाई के लिए। लेकिन अगर हम बात करें किसी से, और अपने लैंग्वेज को छोटा नहीं समझना चाहिए। जैसे कि आप अगर जर्मनी जाओगे ना, तो वहां पे जॉब भी उनको मिलता है जिनको जर्मन आता है। फ्रांस में जाओगे तो जॉब भी उनको मिलता है जिनको फ्रेंच आता है। बट इस इंडिया यहाँ पे ऐसा होता है कि जॉब उनको मिलता है जिनको इंग्लिश आती है। तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बना दिया है, हमारे सरकार को भी थोड़े चेंजेस लाने चाहिए। और हम देखते हैं कि अक्सर जब यहाँ पर जब हिंदी भाषा आती है दो लोगों को, उसके बावजूद भी जब मिलते हैं कहीं पे, तो शहरों में हम देखते हैं अक्सर तो वो इंग्लिश में बोल रहे हैं, उनको लगता है जैसे इंग्लिश में बोलेंगे तो बहुत कूल फील कर रहे हैं, बट ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो सक्सेसफुल होते हैं ना, वो इसी तरीके की बात करते हैं। जिनको देश से प्रेम होता है वो इसी तरीके से बात करते हैं। जो छोटे जगह से निकलकर बड़े जगहों पे पहुंचते हैं वो इसी तरीके की बात करते हैं, अपने देश से प्रेम करते हैं। सक्सेसफुल तो नहीं है, अभी बहुत आगे जाना है। छोटे से जगह से अब इतने दूर पहुंचे हैं। अभी तो बहुत आप पहले जब अपने फेल्यूर देखा, जब आपने यहाँ पर नाकामयाबी देखी, जब आपने यहाँ पर अपनी आर्थिक परिस्थिति को कमजोर देखा, आप हार चुके थे, आपके आंखों के आगे अंधेरा था, उसके बाद फिर वो जोश से, वो जुनून से आप अपने सपनों की ओर बढ़े और आज आप सक्सेसफुल है।
तो आपको कैसा महसूस होता है जी? मुझे तो अच्छा लगता ही है, बट उतना अच्छा मैंने कभी फील किया ही नहीं, क्योंकि ऐसे था, नॉर्मल नॉर्मल। था। लेकिन जब मैं अपने मम्मी पापा, अपने भाई बहन और रिलेटिव्स, और जैसे आप लोग, ऐसे लोगों को जब मैं देखती हूँ तो वो मुझे सबसे ज्यादा अच्छा फील होता है कि हाँ, शायद मैंने कुछ किया है। बिल्कुल, और आपने बहुत कुछ किया। एक्चुअली में क्या है, जब कोई घड़ा जो है वो भरा रहता है तब वो नहीं छलकता। नहीं, जब अधजल गगरी छलकत जाए, जब अल्प ज्ञान होता है तो लोग छलकते रहते हैं। अभी तो लेकिन आप जो है वो ज्ञान से भरी हुई है, इसलिए आप ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन अभी हम तो जानते हैं आपका सक्सेस जो है वो बहुत बड़ा है। हम इसका सम्मान करते हैं, और हम आपका स्टोरी दिखा के अपने यहाँ के दर्शकों को ये बताना चाहेंगे कि बेटियों को बेटों से कम ना समझे, और उनको बेटियों को इक्वल भी अपॉर्चुनिटीज दे। अपॉर्चुनिटी दे। अगर बेटी बोल रही है कि उसको शादी नहीं करना है तो और उसे शादी आगे के लिए पढ़ाई जबरदस्ती ना करनी करें। है, तो उसको प्लीज पढ़ाई करने दे और उसको उसके सपने पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करे। करें, बिल्कुल। और कुछ मैं आज के बच्चों के लिए भी बोलना जी, चाहूंगी, बिल्कुल, आप जैसे एक संदेश दे दीजिए हाँ, हमारे आज के दर्शकों के बच्चे लिए। थोड़े बहुत, मैंने देखा है कि थोड़े बहुत हार मान जाते, मतलब थोड़ा बहुत फेलियर होता है तो वो हार मान जाते हैं और चीज को वहीं पे छोड़ देते हैं। और कभी कभी आत्महत्या भी हाँ कर लेते हैं। हाँ हाँ, सुसाइड कर लेते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं। उनको लगता है कि बहुत बड़ा मैंने शेमफुल वाला काम किया है, क्योंकि मम्मी पापा को मैं कुछ दे नहीं पाया। तो उन लोगों के लिए ये मेरा समाचार होगा कि आप लोग हारो मत कभी। जो भी कर रहे हो उसको कंसिस्टेंसी के साथ करो, और जब आप करोगे तो आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। एक कुछ लाइन्स है, शायद हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है कि लहरों से डर के कभी नौका पार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। बिल्कुल, कोशिश करने वाले की कभी हार तो नहीं होती। हमेशा कोशिश करो, जो कर रहे हो जरूरी नहीं है आप डॉक्टर इंजीनियर बनो, पर जो बन रहे हो उसे पूरे मन से करो, तो कहीं ना कहीं आपको भी सफलता मिलेगी, और हारो मत कभी। तो सबको ऑल द बेस्ट। और एक चीज मैं आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगा। क्या है, जब हम अक्सर गांव से निकलकर शहरों में पहुंचते हैं, तो एक चीज हम देखते हैं कि यहाँ का जो जनरेशन है वो बहुत सारी चीजों में लिप्त हो जाता है वहां जाके। हाँ। जैसे नशाखोरी में लिप्त हो जाता है, तो कोई दूसरे दूसरे जो गलत रास्ते हैं उस पर चले जाते हैं। तो आपके सामने कभी ऐसी चुनौतियां आई कभी? हाँ, आई है। तो मैं जब 12th में थी तो मैंने बोला मेरे को अच्छे मार्क्स नहीं आए थे, तो उसी टाइम में नशाखोरी तो नहीं, बट वो बॉयफ्रेंड वाला चक्कर, वो एज ही ऐसा होता है कि हाँ, कोई भी अच्छा लग गया, यही सब कुछ है। मम्मी पापा तो बस डांटते रहते हैं, तो चलो ठीक है, किसी से प्यार किया जाए, तो वो वाला। लेकिन उनको भी ये बोलना चाहूंगी, जो तब समझ नहीं होती है हमारे में, बट जितने भी बच्चे होते हैं उनको बोलना चाहूंगी कि ये सब ठीक है एक जगह पे, बट अपने पढ़ाई को कॉम्प्रोमाइज करके ये सब लाइन में जाना बिल्कुल भी सही पहले नहीं अपने हुआ। सपनों से प्यार करें। पहले अपने सपनों से प्यार करें, और एक साथ में दो काम कभी नहीं हो सकता। अगर आप किसी और को टाइम दे रहे हो और प्यार कर रहे हो तो और खुद ये को टाइम सब नहीं दे चीजों में सकते। हो, तो आप कभी अपने सपने पूरे नहीं कर सकते हो। तो अपना फोकस एक चीज में रखना। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो बस पढ़ाई करो, ये सारी चीजों के लिए टाइम पड़ा हुआ है। एक बार जब जॉब करोगे तो कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं होता। आपको जिसके साथ घूमना है, जो करना है, आप बिंदास कर सकते हो। बट जो अपने करियर का फेज होता है, वहां पे प्लीज बिल्कुल भी फोकस या डिस्ट्रैक्शन में मत पड़ना, हमेशा फोकस रहना। और ये दारू सिगरेट, ये क्या है कि ना, लिमिटेड नहीं करते ना, सब तो नशाखोरी में चले जाते हैं। फिर लड़के लड़की का चक्कर, ये सब से थोड़ा सा दूर रहने की कोशिश करना, और अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान देना। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मौसमी जी, आपने हमको वक्त दिया। और आप इनका जो यूट्यूब चैनल है उसको भी ज़रूर देखिए। मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूंगा यूट्यूब चैनल का, तो आप उस लिंक पे जाके इनके वीडियोस देख सकते हैं। लंदन को बस्तर में बैठ के देख सकते हैं, लंदन की संस्कृति को, वहाँ के लोगों के, वहाँ के समाज के जो विचारधारा है उनको यहाँ बैठ के समझ सकते हैं। लंदन किस तरीके से पहुँच सकते हैं, ये भी आप यहाँ बैठ के जान सकते हैं। आपको अगर जॉब करना है या फिर घूमने भी जाना है तो दोनों वीडियोस मैंने बना रखा है, तो आप वो देख सकते हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद जी आपका मौसमी जी। और वाकई एक बेटी अगर अपने जिद पे आ जाए तो एक बेटे से कई ज़्यादा बड़े बड़े काम कर सकती है, अपने माँ बाप के सपने को पूरा कर सकती है। और मैं भी समाज के सभी वर्ग के लोगों से यही निवेदन करूँगा कि अपने बेटी को शादी की जल्दी ना करवा कर बेटी पढ़ाओ और बेटी को आगे बढ़ाओ, का जो सपना है वो बेटी का पूरा होने दे। यही वो जगह है और यही वो दुकान है। इस छोटे से दुकान से इनके पिता ने अपने बेटियों को पढ़ाया लिखाया और आज इस काबिल बनाया। इस दुकान ने ही इनके सपनों को पूरा किया और यहाँ पर इनके पिता की
जो मौसमी मंडल है उनके पिता की यहाँ मेहनत देखी जा सकती है, वर्षों की मेहनत है। और आज मौसमी ने जैसे कहा कि उनके लिए भगवान, उनके दो भगवान, उनके पिता और उनकी माताजी आज हमारे साथ है। और ये जो दुकान है यही इनका सबसे बड़ा सपोर्ट रहा। आज इनसे पूछते हैं कि अपने बेटी की इस कामयाबी पर उनको कैसा महसूस होता है। आज आपकी बेटी एक छोटे से जगह से निकल कर लंदन पहुंच चुकी है, अच्छे कंपनी में जॉब कर रही है, और आपको कैसा महसूस होता है इस बात पर? मेरे को अच्छा ही महसूस होता है और हमारे लिए तो अच्छा ही है। अब गर्व महसूस करते हैं? हाँ, गर्व महसूस करते हैं। एक पिता के लिए वाकई एक गर्व का समय है और गर्व का विषय भी है कि एक बेटी उनकी आज इस छोटे से जगह से निकलकर लंदन पहुंच चुकी है। उनकी माताजी भी यहाँ पर है और माताजी की, जैसे आपको इंटरव्यू में बताया गया है कि माताजी के चूल्हे की लकड़ी के मार ने आज मौसमी को इस छोटे से जगह से निकलकर लंदन भिजवा दिया है। तो इस माताजी से भी पूछते हैं कि आपको कैसा लगता है, आज आपकी बेटी इतनी कामयाब बन चुकी है तो कैसा लगता है? मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा बेटी आज लंदन पहुँचे। मैं बहुत मुश्किल से इन लोग को पढ़ाया हूँ और मेरे लिए इन लोग बेटी नहीं है, इन लोग बेटा है। आपकी चार बेटियां हैं और मेरा एक बेटा है। चार बेटी है और एक बेटा है। मैं बहुत मुश्किल से उसका काबिल तक पहुँचा के उसको मन का इच्छा को मैं हासिल किया हूँ। तो आसपास वाले शादी के लिए बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करते? हाँ, आसपास वाले तो मेरे को बहुत पूछताछ कर रहे हैं, मेरे को टर्चर कर रहे हैं। आपका लड़की को शादी क्यों नहीं दे रहे, क्यों नहीं दे रहा है? तो मेरा कहना है पहले अपना पैर पर खड़ा होना, अपना करियर बनाना, अपना पहचान, पहले अपना पहचान, उसके बाद अपना शादी। बहुत बड़ी बात यहाँ पर माताजी ने कही है कि पहले लड़कियों को अपनी पहचान बनानी चाहिए, अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए, उसके बाद ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि भले वो बेटी है लेकिन उसकी एक अलग पहचान है। और मेरा कहना है अपना करियर बना के आगे बढ़ना, समाज में अपना पैर पर खड़ा होना, यही मेरा कहना है। और मेरा एक ही उद्देश्य है, मेरा बेटी को अपना पैर पर खड़ा करना है। माताजी, जैसे हम देख रहे हैं कि यहाँ पर छोटी सी दुकान है, ये अभी हालांकि शायद बड़ा भी हुआ होगा थोड़ा, तो इससे पहले और छोटा था। तो इस छोटे से दुकान से आपने चार बेटियों को पढ़ाया, बेटे को पढ़ाया, और आज आपकी चारों बेटियां जो है वो काबिल है, बेटा भी काबिल है। तो कैसा रहा आपके लिए आर्थिक परिस्थिति पर? कैसा मेरा आर्थिक परिस्थिति बहुत खराब था, लेकिन मेरा बेटा भी मैकेनिकल इंजीनियर है, उनको भी अपना पैर पर खड़ा कर दिया हूँ। मैं नहीं किया हूँ, वो भगवान किया है, ऊपर वाला का दुआ है, सबका दुआ है, सबके दुआ के कारण ही इन लोग आगे बढ़ा है, सबका आशीर्वाद है। जी, आप बेशक यहाँ पर भगवान, आपने कहा कि भगवान का आशीर्वाद है, पर आपकी बेटी और बेटे जरूर ये कहते होंगे कि हमारे माँ बाप ही हमारे लिए भगवान है, और आपने वो काम किया भी अपने बेटियों के लिए, अपने बेटों के लिए भी वो काम किया। वाकई इनकी जो बच्चों के लिए, एक बेटियों के लिए और बेटों में जो समानता की जो भावना आपने दिखाया यहाँ पर, वो वाकई काबिल तारीफ है। तो आपको अभी जो है आगे चल के अपने जो बाकी जो बेटियां हैं उनके लिए भी आप क्या करना चाहते हैं? मैं सबके लिए ही सपोर्ट किया हूँ, सबके लिए मेहनत किया हूँ। मैं एक पैसा एक जगह जुगाड़ करके सब इन लोग को पीछे लगाया है, सब इन लोग को पीछे लगाया और इन लोग को मेहनत भी था। हम दोनों का, मेरा जो हस्बैंड है उसको भी मेहनत था, मेरा भी मेहनत था, हम लोग मेहनत करके इन लोग को आगे बढ़ाया। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि जैसे कि आप देख रहे हो घर में पेंट नहीं है, हमारे घर में एक गाड़ी नहीं है, कोई कार नहीं है हमारे घर में। मेरे पापा के पास एक छोटा सा बाइक है और वो भी 2 साल पहले मैंने दिया। उसके पहले मेरे पापा के पास राजदूत था जो शायद 15-20 साल पहले। और जो हमारा घर बना है, पीछे जो मेरा इंटरव्यू हुआ है, वो हमारा घर बना है 25-30 साल पहले। तो जितने पैसे आए उससे घर में पेंट नहीं हुआ कभी, या फिर घर में गाड़ी नहीं आई, कुछ बिल्डिंग नहीं बना। बच्चों के सपनों के पीछे में एक सारे पढ़ाई में गए, सबके सारे पढ़ाई। वाकई भले इनका आज घर में पेंट नहीं हो, भले इनके पास कोई गाड़ी नहीं हो, पर इनके पास चार बेटियां और एक बेटा है जो आज काबिल है। और मौसमी मंडल जैसे इनकी बेटी है जो इस पूरे क्षेत्र को गौरवान्वित कर रही है, जो लंदन में जाकर इस क्षेत्र का नाम रोशन कर रही है। और अगर ऐसे माँ बाप का साथ मिले तो बेटियां भी समाज में आगे बढ़ सकती है, वो भी पढ़ाई लिखाई करके अपना नाम रोशन कर सकती है, अपने माता पिता का नाम रोशन कर सकती है, क्षेत्र का नाम रोशन कर सकती है। पर यहाँ पर जो समाज है, समाज के लोगों को
आप क्या बोलना चाहेंगे कि अगर बेटी और बेटियों में जो फर्क रहता है उसमें क्या है फर्क समाज के लोगों का बेटी और बेटा में अंतर रहता है, क्योंकि बेटी दूसरे पास जाएंगे, वो पराया हो जाएंगे, उसको उसको काबिल बना के क्या होगा, वो तो पराया घर को खिलाएंगे। अब मेरा सोच आया नहीं है, बेटी और बेटा एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। आज अपने को पाल रहे, कल दूसरे को पालेंगे, हैं? वो दूसरे को पालेंगे, हैं? और आज आप बेटी को आगे बढ़ाएंगे तो मेरा कुल का भी, मेरा वंशों का भी नाम होगा, कल का डेट में दूसरे का वंश का नाम होगा। यही मेरा यहाँ पर जो कहना है। समाज के लोग हैं जो शादी जो बेटियां होती हैं उनकी शादी के पीछे पड़े रहते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि बेटियों को पढ़ाने की जगह पे उनकी शादी की तरफ ज़्यादा यहाँ पर जोर दिया जाता है। ऐसा समाज के लिए एक बेहतर उदाहरण है मौसमी के पिता और मौसमी के माताजी, और मौसमी भी एक समाज के लिए बहुत बड़ी उदाहरण है कि बेटियों को अगर पढ़ाया जाए, बेटी को अगर सपोर्ट किया जाए, उनके सपनों को अगर पंख दिए जाए तो वो अपने सपने को ज़रूर पूरा करती है।